सिविल इंजीनियरिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपका क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट के अंतर्गत रोड एस्टीमेट आपको अभी बताया जा रहा है। पिछले टर्म पर आपको बताया गया था कि अर्थवर्क इन रोड और कैनाल, जिनके ये दो डायग्राम बनाए हैं, ये क्रॉस सेक्शन है। मान लीजिए किसी भी रोड की एल लेंथ के लिए अर्थवर्क कैलकुलेशन करनी है तो स्टार्टिंग में एक सेक्शन जिसकी डेप्थ d1 है और लास्ट का सेक्शन जिसकी डेप्थ d2 है। तो कैनाल या रोड दोनों के क्रॉस सेक्शन सेम होते हैं। कैनाल का ही नीचे दिखाया गया है, तो कैलकुलेशन करने का तरीका सेम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये तीन मेथड बताए गए। मिड सेक्शनल एरिया मेथड, जिसको कि मीन डेप्थ मेथड कहते हैं। दूसरा मेथड है मीन सेक्शनल एरिया मेथड। ये भी दो मेथड आपको पिछले टॉपिक जब पढ़ाया गया था टर्म पर, उस समय आपको बता दिए गए थे। तो आज का जो चर्चा करेंगे तीसरे मेथड पर। तीसरा मेथड यानी प्रिज्मोइडल फार्मूला मेथड। तो इस मेथड से हम किस प्रकार से अर्थवर्क की कैलकुलेशन करते हैं, तो इसमें देखिए, तो इसका जो फार्मूला होता है क्वांटिटी निकालने का, इज इक्वल टू L/6 A1 प्लस A2 प्लस 4AM, ये फार्मूला होता है। तो इसमें एरिया क्या है, यानी A1 यानी पहले कार्ड का क्षेत्रफल, A2 जो लास्ट की काट है L लंबाई के पश्चात उसका क्षेत्रफल, और इस तरीके से AM इन दोनों के बीच का सेक्शन, जिसको कि मिड सेक्शन कहेंगे, ये AM के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो इस फार्मूले को अगर हमारे दो ही सेक्शन के निकालना है तो इसके लिए हम एक ही सिंपल से फार्मूला में निकाल के रख देंगे। तो इसमें देखिए A1 क्या है, A1 इज इक्वल टू BD1 प्लस SD1 स्क्वायर, यानी पहली कार्ड का क्षेत्रफल जो आपको निकालने का फार्मूला बताया गया था BD प्लस SD स्क्वायर। तो इसी से ये BD1 प्लस SD1 स्क्वायर। A2 क्या है, BD2 प्लस SD2 स्क्वायर। इसी तरीके से AM इज इक्वल टू BDM प्लस SDM स्क्वायर। अब इसमें DM क्या है, मीन डेप्थ, यानी DM इज इक्वल टू D1 प्लस D2/2, D1 प्लस D2/2, यानी ये मीन डेप्थ कह लेंगे। D1 और D2 सेक्शन के बीच में सेक्शन मानते हुए वो D1। ठीक है, तो DM ये निकाल लेंगे। तो इस तरीके से AM क्या हो जाएगा, AM इज इक्वल टू D1 प्लस D2 अपॉन 2 प्लस D1 प्लस D2 अपॉन 2 का स्क्वायर। इस तरीके से A1, A2 और AM ये फॉर्मेशन बेस और डेप्थ के टर्म्स में ये वैल्यू प्राप्त हो गई। अब ये वैल्यू इसमें पुट करनी है। इसमें पुट करने के पश्चात क्या फार्मूला निकले क्वांटिटी का, Q इक्वल टू L/6 BD1 प्लस SD1 स्क्वायर प्लस A2 के स्थान पर BD2 प्लस SD2 स्क्वायर, इसके बाद में प्लस 4, इसमें हो जाएगा BD1 प्लस D2/2 प्लस
d1 प्लस d2/2 का स्क्वायर। इस तरीके से ये पूरा फार्मूला एक साथ लिख दिया गया है। अब चूंकि हमको कैलकुलेशन एक टेबल फॉर्म में बनाकर करनी होती है, तो टेबल फॉर्म बनाने के लिए इसको आगे और हल करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा। तो इसमें बी टर्म्स एक ये है, दूसरा ये और तीसरा ये। इन तीनों टर्म्स को लेकर के इसमें बी कॉमन ले लें। तो देखिए अगर हम बी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा d1, यहाँ पे बचेगा d2 और यहाँ पे बचेगा 4d1 प्लस d2/2। तो इस तरीके से 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2d1 प्लस 2d2। ये हो जाएगा 2d1 प्लस 2d2। इसी तरीके से अब देखिए एस वाले टर्म एक ये है, दूसरा ये और तीसरा ये। इन तीनों में एस कॉमन ले लें। तो जब हम एस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा d1 स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा d2 स्क्वायर, और जब इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और इसका स्क्वायर करेंगे तो जो बटे में 2 है ये 4 हो जाएगा। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर। तो इस d1 प्लस d2 के होल स्क्वायर को हम लिख देंगे d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2d1 d2। ठीक है। तो अब इसको और आगे हल करें और L/6 इसको जब और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3d1 प्लस 3d2। तो इस तरीके से हो जाएगा 3b d1 प्लस d2 और L/6 पहले बाहर लिखा हुआ है। अब इसमें देखें 2d1 स्क्वायर प्लस 2d2 स्क्वायर प्लस 2d1 d2। तो इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2s d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस d1 d2। क्लियर है। अब इसके बाद में 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो L ये हो जाएगा B, यहाँ पे 3 और बटे में 6 है तो 2 आ जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे d1 प्लस d2/2। जब ये इसमें 1/6 का इसमें मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा S/3 d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस d1 d2। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वांटिटी का ये फार्मूला प्राप्त हो गया है। अब इसको टेबल फॉर्म में कैसे तैयार करेंगे, इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को सुन लीजिए और इस फार्मूले को हम ऊपर लिखे दे रहे हैं। तो क्वांटिटी का फार्मूला है Q इक्वल टू, इस L को लास्ट में लिख देंगे B d1 प्लस d2/2 प्लस S d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस d1 d2 डिवाइडेड बाई 3 और पूरे में मल्टीप्लाइड बाई L। तो इस तरीके से ये फार्मूला हमको प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद में इसको टेबल फॉर्म में देखिए किस तरीके से बनाना है। इसके लिए क्वेश्चन नोट सुन लीजिए और आवश्यक डिटेल इसकी नोट कर लें। एक 120 मीटर लंबी प्रस्तावक 120 मीटर लंबी प्रस्तावित सड़क निर्माण के लिए मृदा कार्य का आगणन मानक प्रिमोडल फार्मूला विधि द्वारा
विधि द्वारा तालिका बनाकर ज्ञात करें। यानी आगणन आपको करना है इसी फार्मूले से टेबल बनाकर। तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या डिटेल दे रखी है इसको देखिए। तो सबसे पहला कॉलम चेनेज का है, चेनेज। दूसरा कॉलम आरएल ऑफ ग्राउंड का है, आरएल ऑफ ग्राउंड लेवल जीएल का है। दूसरा कॉलम आरएल ऑफ फॉर्मेशन का है, आरएल ऑफ फॉर्मेशन। इसके बाद में है हाइट ऑफ बैंकिंग ऑब्लिक डेप्थ ऑफ कटिंग। हाइट को एचटी ऑफ बैंकिंग ऑब्लिक या और डेप्थ ऑफ कटिंग। आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया है? ये 3 कॉलम दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले कॉलम में दे रखा है जो आरएल ऑफ ग्राउंड है 80, चैनेज दे रखा है 0, 30, 0, 30, 60, 90 और 120। इसका आरएल ऑफ ग्राउंड 18.00। दूसरा 30 मीटर चैनेज पे 17.3। 60 मीटर पे 18.6 और 90 मीटर पर 18.2। इसके बाद में लास्ट में 17.4। ये आरएल ऑफ ग्राउंड दे रखे हैं। आरएल ऑफ फॉर्मेशन 19.4, 19.40, 19.50, 19.60, 19.70 और 19.80। इस तरीके से आरएल ऑफ फॉर्मेशन और आरएल ऑफ ग्राउंड दे रखे हैं। इसमें फॉर्मेशन विड्थ यानी बी इक्वल टू 20 मीटर। साइड स्लोप बैंकिंग में S/1 जिसको कहते हैं, ये S इक्वल टू दे रखा है 2। तो अब देखिए इसमें आरएल ऑफ फॉर्मेशन आरएल ऑफ ग्राउंड से ज्यादा है और हम समझते हैं पूरे जो 120 मीटर की रोड है सभी पॉइंट्स पर आरएल ऑफ फॉर्मेशन आरएल ऑफ ग्राउंड से अधिक है। तो इस रोड में जो होगी बैंकिंग में होगी यानी फिलिंग में, तो आरएल ऑफ फॉर्मेशन से आरएल ऑफ ग्राउंड घटा करके जो डिफरेंस आएगा वो आएगा हाइट ऑफ बैंकिंग। तो हाइट ऑफ बैंकिंग के लिए इसमें से घटा के लिखेंगे, ये हो जाएगा 1.4, ये हो जाएगा 2.2, ये हो जाएगा 1 मीटर, ये हो जाएगा 1.50 और ये हो जाएगा 2.40। ठीक है, तो ये 2.40 ये आपको प्राप्त हो गई। अब आपको जो टेबल में कॉलम बनाने हैं वो इस फार्मूले के आधार पर बनाने हैं। तो b की वैल्यू तो हमने यहाँ पे लिख दी और s की वैल्यू भी यहाँ पे लिख दी। तो पहला कॉलम बनाया d1 प्लस d2/2 का, ठीक है। इसके बाद में यानी इस कॉलम के बनने से ये हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा कॉलम इसमें हम मल्टीप्लाई भी कर दें, तो दूसरा कॉलम बना दिया b d1 प्लस d2/2। तो अब ये सब पूरा हो गया। अब आते हैं यहाँ पे d1 स्क्वायर, फिर
D2 स्क्वायर, फिर कॉलम D1 इंटू D2। इस तरीके से अब देखिए ये तीनों प्राप्त हो गए, तो अगला कॉलम जो बनाए पूरा इसका बना दें। तो अगला कॉलम हो गया D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस D1 इंटू D2/3। इसके बाद में अब देखिए ये पूरा लिखने में अगर दिक्कत हो तो इसके नीचे एक रो और बना लें। तो यहां से शुरुआत करते हैं। ये कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें जो अगला कॉलम होगा 11 नंबर, इसमें हमने एस से और मल्टीप्लाई कर दें। जब एस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा ये हिस्सा हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे एस D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस D1 D2 डिवाइडेड बाई 3। तो अब देखिए अब कौन सा कॉलम रह गया, हमको ये दोनों चीजों को जोड़ करके लिखना है। तो ये चीज कहां पर है, 6 नंबर कॉलम में, और ये चीज कहां पे, 11 नंबर कॉलम पे। तो अगला कॉलम हम बना दें टोटल एरिया। टोटल एरिया यानी 6 प्लस 11, कॉलम नंबर 6 प्लस 11, ये टोटल एरिया कॉलम हो जाएगा। इसको लिख दें 12। इसके बाद में अब बचती है लेंथ। तो अगला कॉलम लेंथ का बना है। लेंथ का कॉलम हो गया 13 नंबर। और अब पूरी क्वांटिटी निकालने तैयार लगेगी। क्वांटिटी क्योंकि इसमें बैंकिंग में ही है तो हम इसमें दो कॉलम नहीं बना रहे हैं, इसमें लिखिए क्वांटिटी इन बैंकिंग। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा 12 गुणे 13। तो इस तरीके से आपको ये टेबल फॉर्म बनाना था। अब इसकी क्वांटिटी निकाल के देखिए। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये D1 D2 क्या है। तो देखिए हम D1 D2 में पहले क्या करते, डैश लगाते थे। इन दोनों का एवरेज लेके यहां लिखेंगे, इन दोनों का एवरेज लेकर के यहां लिखेंगे। तो वही करना है। तो इसका जो एवरेज है ये हो जाएगा 1.80। ये प्लस ये डिवाइडेड बाई 2 1.80। इसी तरीके से इसका भी करेंगे तो 1.60 1.25 और 1.95। ठीक है। तो अब इसमें देखिए ये हमारा कॉलम हो गया। अब इसमें b से मल्टीप्लाई करना है। तो b की वैल्यू है 20। 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 36 और यहाँ पे हो जाएगा 32। इसके बाद में 25 और ये हो जाएगा 39। अब आइए D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर और D1 D2, इसको मेन समझना है। तो देखो पहले तो कॉलम में डैश लग के आ रहा है, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है। अब इस कॉलम के लिए D1 क्या होगा और D2 क्या होगा। तो अगर हम ये दो सेक्शन लें तो इसके लिए D1 ये होगा और D2 ये होगा। जब हम दूसरा सेक्शन लेंगे उसके लिए D1 ये होगा D2 ये होगा। तो इसमें जो है गलती ना हो तो इस चीज को हम इसके ऊपर लिख दे रहे हैं। 1.4 के ऊपर 2.2 के ऊपर 1.40, यानी इस सेक्शन के लिए D1 ये D2 ये। इसी तरीके इसको इसके ऊपर लिख दिया यानी 2.20। तब इस खंड के लिए D1 ये D2 ये। इसी पैटर्न पे 1.0 यहाँ लिख दिया और 1.5 यहाँ लिख दिया। अब देखिए इस खंड के लिए D1 ये हो गया D2 ये हो गया। इसी तरीके इसमें D1 D2 ये हो गए। तो अब आपको इनका स्क्वायर करना है।
तो इसमें D1 स्क्वायर, यानी इसके D1 हमारा ये वाली फिगर है, पहली वाली D1, तो इस कॉलम में इस फिगर का स्क्वायर करके लिख देना है। तो 1.4 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 1.96। अब 2.2 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 4.84। इसी तरीके से 1 का स्क्वायर 1 और 1.5 का स्क्वायर 2.25। ठीक है। अब आइए D2 स्क्वायर में। D2 फिगर हो गई हमारी ये वाली, ये D2 है। तो अब D2 का स्क्वायर यानी 2.2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4.84। इसी तरीके से D2 का स्क्वायर इस कॉलम में 1 हो जाएगा, इस कॉलम में हो जाएगा 2.25 और लास्ट में 2.4 का स्क्वायर करेंगे तो 5.76। अब इसके बाद D1 इंटू D2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो D1 इंटू D2 ये हो जाएगा 3.08, 3.08 यानी 1.4 इंटू 2.20। इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.20, इसका हो जाएगा 1.50 और ये हो जाएगा 3.60, ये हो जाएगा 3.60। अब इन तीनों कॉलम को जोड़ करके डिवाइडेड बाई 3 करना है। तो इन तीनों कॉलम को जोड़ करके जब डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये फिगर आ जाएगी 4.94। ठीक है। और दूसरी फिगर आ जाएगी 4.02, तीसरी फिगर 2.375 और लास्ट की फिगर 5.805। इस तरीके से ये तीनों फिगर हो गई कंप्लीट, चारों, यानी ये कॉलम हो गया। अब इसमें s की वैल्यू दे रखी है 2, तो जो फिगर ये आई है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट कॉलम में लिख दें, तो ये हो जाएगा 9.88। दूसरी फिगर 8.04, 4.75 और लास्ट फिगर 11.61। ठीक है। तो अब इसके बाद का हम बार बार जब कॉलम भरेंगे तो 6 + 11, तो 6 हमारा ये है, 11 ये है, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 44.88, 44.88, 40.04, 29.75 और लास्ट में 50.61, 50.61। अब देखिए डिस्टेंस में तो ये 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, यानी इनके बीच में 30 का गैप है। तो इसमें डिस्टेंस की जगह पे लिख देंगे 30 मीटर, 30 मीटर। ठीक है। तो इस तरीके से अब इसमें 12 × 13 कॉलम दोनों को गुणा करके लिखेंगे तो ये फिगर आ जाएगी आपकी लास्ट में 1346.40, 1021.20, 892.50 और लास्ट की फिगर 1518.30। तो इस तरीके से ये हमारी क्वांटिटी निकल आई। अब क्वांटिटी को टोटल कर देंगे, ये टोटल क्वांटिटी हो जाएगी। तो इन सभी का कॉलम का योग जो है ये 4,958, 4,958.4 क्यूबिक मीटर। ठीक है।
तो इस तरीके से ट्विज फार्मूले से क्वांटिटी टेबल फॉर्म में हम इस पैटर्न पर निकालते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और नहीं है तो आप उसको निकाल करके फिर इसको करें। अगर खाली 2 ही सेक्शन होते तो 2 सेक्शन के लिए टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में तो आपको उसी में d1 + d2/2 dm निकाल लेते, और a1 और d1 लेकर के जो है इससे हम a1 a2 और am की वैल्यू कैलकुलेट करके डायरेक्ट फार्मूले में रख करके क्वांटिटी निकाल सकते। उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जो प्लेन रोड में अर्थ वर्क कैलकुलेशन के जो 3 फार्मूले थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और रह गई है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में एक ही स्टेशन पर 2 RL लिखे हों तो आप उनको कैसे समझेंगे? इसको साफ की देते हैं। जैसे इसी को समझ लीजिए, ये हमने इसमें लिख रखा है। मान लीजिए यहाँ का जो RL लिखा है, जीरो चैलेंज पे जरा एक बार फिर से लिखे दे रहे हैं। यहाँ पे RL लिखा था 18 और यहाँ पे 19.40। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पर इस तरीके से RL लिखा होता 18.60 और 17.30, यानी एक ही पॉइंट के 2 RL। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ? तो इसको एक चित्र के माध्यम से समझ लीजिए पहले। ये जो हमारा ग्राउंड ये डाटम है, जीरो चेनेज पे RL 18, यहाँ का RL हो गया 18, और 30 मीटर चेनेज पर 18.6, ये हो गया 18.60, और यहीं पे इन्होंने लिख दिया 17.3। तो यहाँ पे 17.3 यहाँ पे हो जाएगा ये RL। इसके बाद में 60 चेनेज पे 18.6, ठीक है। इसके बाद 89 पे 18.2 और 17.4, तो इसको मिला है, ये हो गया। अब इसमें देखिए इस तरीके से आ रहा है, यानी इस पॉइंट पे देखें तो ग्राउंड वर्टिकल हो गई, तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल ड्रॉप। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि हमारा जो फॉर्मेशन लेवल है वो ये है, फॉर्मेशन लेवल है तो ये है। तो इस हिस्से में देखें कि फॉर्मेशन लेवल और ग्राउंड लेवल का डिफरेंस, यानी इसमें ये कटिंग हो जाएगी, यहां पर ये कटिंग है। तो जब हम यहां से ये वैल्यू निकालेंगे तो इस सेक्शन के लिए ये RL लेंगे और इस सेक्शन के लिए ये RL लेंगे। तो इसमें आपका जो बीनतक किताब है एक वर्टिकल ड्रॉप का क्वेश्चन दिया है, तो इसमें जब हम एवरेज डेप्थ निकालते हैं तो इसमें 2 डेप्थ निकलेंगे। एक तो RL ऑफ फॉर्मेशन से RL ऑफ ग्राउंड ये घटाएंगे, दूसरा RL ऑफ फॉर्मेशन से RL ऑफ ग्राउंड ये निकालेंगे। तो एक ही पॉइंट पे 2 डेप्थ निकलेंगे। तो एवरेज जब लेके चलेंगे तो हम जो यहाँ पे जो 2 डेप्थ मान लीजिए हमारी XY मान लें, तो इसका एवरेज लेंगे इसके लिए और नीचे का एवरेज लेंगे इसके लिए। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा तो एक क्वेश्चन इस पर करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन में कहलाते हैं जब एक ही पॉइंट पे 2 RL दिए हो तो उसको हम कहते हैं वर्टिकल ड्रॉप। अब इसके बाद में हिल रोड आता है। अर्थवर्क इन हिल रोड, पहाड़ी क्षेत्रों में जो सड़क बनाई जाती है उनका जो है अर्थवर्क की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं? देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में जो हमारी जमीन होती है वो अनियमित होती है, इरेगुलर होती है,
यानी उसमें जो जमीन है उसमें ये साइड इस तरीके से स्लोप होता है, जिसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ ढाल, ये ट्रांसवर्स स्लोप, ठीक है। और इसके अलावा जो है, इसलिए इसको हम कहते हैं स्लोपी ग्राउंड। तो अब इसमें अगर हमको कोई नई सड़क बनानी है तो हम क्या करेंगे, इस सड़क का जो अलाइनमेंट होगा यानी सेंटर लाइन होगी, उस सेंटर लाइन पर एक रेगुलर इंटरवल पे जो भी आप डिसाइड किया हो उस रेगुलर इंटरवल पर आरएल कैलकुलेट कर, ठीक है। तो इसमें जो हमारा जो स्लोप है, इस स्लोप को हम उस गणना में शामिल करते हैं और ये कहलाता है क्रॉस स्लोप, क्रॉस स्लोप या ट्रांसवर्स स्लोप, ट्रांसवर्स स्लोप कुछ भी कह सकते हैं। इसको आर शब्द से प्रदर्शित करते हैं, R/1। तो इसमें जो आर है ये हॉरिजॉन्टल है और 1 जो है ये वर्टिकल है। तो इसकी स्लोप का मतलब हो गया आर डिस्टेंस ये, तब ये 1 मीटर, तो इस स्लोप को कहेंगे R/1। तो इसमें देखिए दो प्रकार के जो हमारे अर्थवर्ग के क्रॉस सेक्शंस हैं, 3 प्रकार के बनते हैं। पहला फुली इन बैंकिंग, दूसरा फुली इन कटिंग और तीसरा कहलाता है पार्शली इन कटिंग और पार्शली इन बैंकिंग। तो इसमें देखिए फुली इन कटिंग और फुली इन बैंकिंग, इसका हम पहले आपको इसका डायग्राम बना के समझाते हैं। तो इसमें देखिए, चलिए ये रोड की फॉर्मेशन पे थे, और ये साइड स्लोप दे दिया गया है, ये रोड है, ये स्लोपी ग्राउंड है। तो ये हमारी कहलाती फॉर्मेशन बी, कैपिटल बी। तो इसका जो सेंटर है रोड का, सेंटर से इसको स्मॉल बी दोनों साइड मान लेते, यानी b = 2 स्मॉल b के बराबर। ये जो स्लोप है ये कहलाता है S/1, ठीक है। इसमें जो हमारी RL है वो सेंटर पे डेप्थ कैलकुलेट करते हैं, ये कहलाती है हमारी डेप्थ, ठीक है, डेप्थ ऑफ बैंकिंग या हाइट ऑफ बैंकिंग, सॉरी के लिए हाइट ऑफ बैंकिंग। तो ये डेप्थ कहलाती है। तो इसमें आपका फार्मूले का डेरिवेशन नहीं करना है, आपको खाली फार्मूला याद रखना है। तो अगर हम इसको रोड को दे दें A, B, C और D, तो इसका जो एरिया है, तो एरिया का फार्मूला है इसका SB² प्लस R² ब्रैकेट में 2BD प्लस SD² अपॉन R² माइनस S², ठीक है। तो ये हमारा एरिया ऑफ ABCD, एक ये फार्मूला है। अगर हम इस रोड को कटिंग में बनाते हैं तो उसका डायग्राम देखिए, ये ग्राउंड लेवल है हिल एरिया का। अब यहां से ये रोड बनाई जा रही है, तो ये लाइन हमारी नहीं रहेगी। तो अब देखिए इसमें साइड स्लोप ये है जिसको हम S/1 और इसको S/1 और इस ग्राउंड का स्लोप इसको वही कहेंगे R/1। इसके सेंटर से ये डिस्टेंस B और यहां से ये B और ये हमारी डेप्थ कहलाएगी D। तो इन दोनों का चाहे ये हो शेप या ये हो, दोनों में फार्मूला यही लगता है, ठीक है।
तीसरी शेप प्राप्त होती है पार्शियली इन कटिंग और पार्शियली इन बैंकिंग में। तो इसमें देखिए फिर ये ग्राउंड इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो हमारा है रोड, ये हमारी ग्राउंड है, इसका स्लोप r/1 है। अब इसमें देखें, अभी तक जो क्वेश्चन किए थे आपने, जो साइड स्लोप होता था जिसको हम एस कहते हैं, कटिंग में अलग वैल्यू होती है और बैंकिंग में अलग वैल्यू होती है। अब इस क्वेश्चन में चूंकि कटिंग भी है और बैंकिंग भी है, तो अगर हम सिंबल एस इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब एक ही सेक्शन पर कटिंग और बैंकिंग दोनों हो, तो हम इसमें कटिंग की स्लोप को p/1 मान लेते हैं और इसको s/1। अब मान लीजिए रोड का सेंटर ये है, तो यहां से इसकी चौड़ाई फॉर्मेशन में आधी ये हो गई और आधी चौड़ाई इसकी ये कहलाएगी b, और ये डेप्थ कहलाएगी स्मॉल d। तो इसके लिए यानी a b c d ये तो पॉइंट हो गए और इस पॉइंट को हमने मान लिया g। तो अब देखिए इतना एरिया, ये एरिया कहलाएगा बैंकिंग में, फिलिंग में, और इतना एरिया कहलाएगा कटिंग में। तो अब इसमें एरिया ऑफ बैंकिंग यानी ए बी जी, इसका क्षेत्रफल, तो इसका जो फार्मूला होता है 1/2 बी माइनस आर डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस एस, ठीक है। एरिया ऑफ बैंकिंग यानी ये ए बी जी का क्षेत्रफल जो है वो इस फार्मूले से निकालना है। अब इसी तरीके से एरिया बी सी जी का क्षेत्रफल यानी कटिंग का, एरिया ऑफ कटिंग, एरिया ऑफ कटिंग यानी बी सी जी का क्षेत्रफल, इसके लिए फार्मूला सेम, A = 1/2 B प्लस आर डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस, ठीक है। ये दो फार्मूले हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें माइनस किया गया और इसमें प्लस किया गया। क्यों किया गया? यदि रोड का सेंटर जैसे ये कटाव में है, ये कटाव में है, तो हम कटाव में जो एरिया निकालेंगे उसमें प्लस करेंगे, तो दूसरे में इसको माइनस करेंगे। अगर हमारा कुछ डायग्राम ऐसे होता, ये अब रोड का सेंटर मान लो ये है, बी ये है और बी ये भी है, तो इस तरीके से ये जो सेंटर है ये बैंकिंग में प्राप्त हुआ। तब हम बैंकिंग वाला जो एरिया निकालेंगे उसमें प्लस कर देंगे और कटिंग वाला जो एरिया निकालेंगे इसमें माइनस करेंगे। इस बात को ध्यान रखना। तो ये किस रोड के लिए है? जब कोई रोड आंशिक रूप से कटाव और आंशिक रूप से भराव में बनाई जानी हो, ठीक है। अब कभी कभी तुमने क्वेश्चन देखा कि अगर हम कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं रोड में, स्टार्टिंग में तो हमारी बैंकिंग में निकल रही है, कुछ चेनेज के पश्चात उसमें कटिंग में पहुंच जाती है, तो आपको याद होगा कि हमने ये मानते हुए कि एक्स डिस्टेंस के बाद इसमें कटिंग शुरू हो रही है, यानी कुछ इस प्रकार का डायग्राम बना करके आपको समझाया था। तो इससे हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे कि इस पॉइंट पर डेप्थ ऑफ कटिंग 0
हाइट ऑफ बैंकिंग 0। तो अगर इन केस अगर रोड हमारी फुली इन बैंकिंग में है और आगे चलने के बाद ये फुली इन कटिंग में हो जाती है, तो इसका मतलब है कि उन दोनों खंडों के बीच में एक ऐसा खंड होगा जिस पर कि ना तो कटिंग होगी ना ही बैंकिंग होगी। तो उसको हम x के रूप में रख करके इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच की दूरी 30 मीटर और ये हमारी हाइट ऑफ बैंकिंग 0.4 और हाइट ऑफ कटिंग 0.6। तो हम देखते हैं ये अपॉन ये इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो इससे x की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर उस सेक्शन पर डेप्थ की वैल्यू 0 है। तो हम उसको पार्शियली कटिंग पार्शियली बैंकिंग नहीं कहेंगे, ठीक है। तब ऐसी स्थिति में उस खंड पे क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसी फार्मूले में जो ये फार्मूले निकाले हैं, जब हम यहाँ से बैंकिंग का एरिया निकालेंगे तो इसमें डेप्थ को 0 रख देंगे, डेप्थ को 0 रख देंगे और तब हमारी जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 1/2 b स्क्वायर अपॉन r माइनस s। सेम इसी तरीके से जब इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगी b, ये 0 हो जाएगा d b स्क्वायर अपॉन r माइनस p, ठीक है। तो इस पर हम अभी आपको एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं तो पूरी आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो ये फार्मूले आपको, एक तो ये फार्मूला, दूसरा फार्मूला आपका ये है। तो चाहो तो इस फार्मूले को एक ही रूप में याद कर लीजिए, एरिया इज इक्वल टू 1/2 b प्लस माइनस आर डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r माइनस s, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखिए कि अगर हमारी रोड की सेंटर बैंकिंग में है तो ये बैंकिंग में प्लस कर देंगे और कटिंग में माइनस कर देंगे, और कटिंग वाला जब फार्मूला लिखेंगे तो वहां एस की जगह पे पी कर देंगे। और नहीं करते हो तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कटिंग का साइड स्लोप क्या है और बैंकिंग का साइड स्लोप क्या है। तो एक फार्मूला आपका ये हो गया और दूसरा फार्मूला ये होगा, ये दोनों फार्मूले याद रखें। इसके बाद में इस एरिया में जो हमारी चेनेज है, कितने कितने इंटरवल पर हमने इसके सेक्शन लिए हैं, उस लेंथ से मल्टीप्लाई करके हम इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये फार्मूले आपको याद रखें। अब हम आपको इसके बाद में एक क्वेश्चन कराते हैं जिसको कि आपको इसे को समझ में आ जाना चाहिए। उससे हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, आप लोग उस क्वेश्चन को जो आवश्यक डिटेल है उसको नोट कर लीजिए और इसको हल करें। इसकी टेबल थोड़ा लेंथी रहती है तो बनाने में और कैलकुलेशन करने में थोड़ी सावधानी की आवश्यकता होगी। ए रोड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन हिल एरिया, यानी एक सड़क पहाड़ी क्षेत्र में बनाई जानी है, विद फॉर्मेशन विड्थ ऑफ 10 मीटर, फॉर्मेशन विड्थ जिसको हम कहते हैं बी इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। इन बैंकिंग, इसमें जब हमारी सड़क बैंकिंग में हो तब ये बी इक्वल टू 10 मीटर एंड 8 मीटर इन कटिंग, जब कटिंग में हो तो बी इक्वल टू 8 मीटर जब रोड हमारी कटिंग में बनाई जानी हो, ठीक है। इसी प्रकार से साइड स्लोप इन बैंकिंग 2:1, साइड स्लोप यानी एस इक्वल टू 2, बैंकिंग में 2:1 और कटिंग में 1/2:1, तो P इक्वल टू, ठीक है। साइड स्लोप बैंकिंग में 2 और कटिंग में 1.5 है, ठीक है। तो विथ, अब आपको जो टेबल में दी जा रही है कि डेप्थ ऑफ कटिंग
and height of banking at the center of the road and cross slope at interval of 30 मीटर। यानी आपको क्वेश्चन दिया है कि 30 मीटर के अंतराल पर इसमें जो आपकी हाइट ऑफ बैंकिंग है या डेप्थ ऑफ कटिंग और क्रॉस स्लोप ये टेबल नुमा फॉर्म में दे रखे हैं, उनको हम नोट कर देते हैं। तो पहला कॉलम हो गया चेनेज का, दूसरा कॉलम हो गया हाइट ऑफ बैंकिंग और डेप्थ ऑफ कटिंग, ये दूसरा कॉलम हो गया। तीसरा कॉलम हो गया क्रॉस स्लोप, क्रॉस स्लोप जिसको कि आर कहते हैं, ये डिटेल इसमें दे रखी। तो पहला हो गया चैनेज 0, चैनेज 30, चैनेज 60, चैनेज 90 और 120। 120 मीटर की रोड के लिए कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो माइनस लगा दे रहे हैं कटिंग के लिए और बैंकिंग के लिए प्लस, तो 0 चैनेज पर ये कटिंग है 0.50, 30 पे है 0.40, 60 मीटर चैनेज पर है 0.70, यानी यहाँ पर ये दोनों कटिंग में हो गए और यहाँ 60 मीटर चैनेज पर ये चीज हमारी बैंकिंग में है, 90 में है 60 सेंटीमीटर बैंकिंग में और 120 में है 0.80। तो इस तरीके से ये निकाल के इसमें लिख दिए। क्रॉस स्लोप 0 चैनेज पर ये 15 है, 30 चैनेज पर ये 12 है, 60 चैनेज पर ये 10 है और 90 पे 15 और 120 पे 12 है। यानी प्रत्येक अनुप्रस्थ कार्ड पर जो क्रॉस स्लोप है वो अलग अलग है। अब देखिए आपको फार्मूला पता है, तो आप इस फार्मूले को यहां पे लिखिए सेक्शनल एरिया, सेक्शनल एरिया। फार्मूला क्या है सेक्शनल एरिया का? SB स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 2BD प्लस SD स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस S स्क्वायर। जहां कटिंग हो तो वहां P स्क्वायर की P की वैल्यू रखेंगे और जहां पर बैंकिंग होगी वहां S की वैल्यू रखेंगे। बस ये ध्यान रखना, फार्मूले को कटिंग और बैंकिंग के लिए अलग अलग नहीं लिखना। तो इस तरीके से ये एरिया निकालने का ये हो गया। तो सबसे पहला काम यही है कि एरिया निकालें। तो देखो इसमें कैपिटल B 10, कब? जब रोड बैंकिंग में बनाई जानी। कैपिटल B की वैल्यू 8 जब रोड कटिंग में बनाई जानी। तो हम कह सकते हैं इसके लिए स्मॉल b इक्वल टू 5 और इसके लिए स्मॉल b इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब इसमें देखिए पहले ये दो क्रॉस सेक्शन पर रोड हमारी कटिंग में है, तो हम इसमें S की जगह पर ये वैल्यू इस्तेमाल करेंगे और B के स्थान पर ये वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा एरिया इज इक्वल टू S यानी 1.5 यानी P की वैल्यू, B के स्थान पर 4 का स्क्वायर प्लस R की जगह पे 15 का स्क्वायर 2BD यानी 2 गुणे 4, डेप्थ कितनी है 0.5 प्लस SD स्क्वायर, तो S के स्थान पर हो गया 1.5 और D के स्थान पर हो गया 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। इस तरीके से ये फार्मूले की वैल्यू किसी के नीचे इसके सामने लिखे। अब इसके बाद में इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी 4.54 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से अब इसमें आ जाए
तो इसमें एरिया इक्वल टू 1.5 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 15 का। अब देखिए इसमें 15 आर था तो 15 का स्क्वायर लिखा, यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 का स्क्वायर। 2 बी की जगह पे 4 और डी की जगह पे 0.4 प्लस 1.5 इंटू 0.4 का स्क्वायर बटे 12 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। गलती अक्सर यही होती है, गलती यही होती है कि एक बार जो लिख दिया वही वैल्यू गलती से 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 3.66। एक काम करते हैं, इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा करके ये वैल्यू यहीं पे लिख देते हैं, बराबर 4.54 और ये वैल्यू हो गई 3.66। तो इस तरीके से ये कॉलम थोड़ा सा ये बड़ा कर। अब इसके बाद में इसकी निकालिए, तो जब इसको लिखेंगे तो हो जाएगा, देखिए अब ये बैंकिंग में है तो बैंकिंग में क्या होगा, अब यहाँ पर बी के जगह पे 5 रखेंगे और एस की जगह पे 2 रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एरिया इक्वल टू 2 गुणित 5 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू दे रखी है 10 प्लस 10 का स्क्वायर 2 गुणित 5 और यहाँ पे डेप्थ है 70 सेंटीमीटर 0.70 प्लस 2 गुणित 0.7 का स्क्वायर बटे आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 8.83। सेम इसी तरीके से निकाल देते हैं। इसके लिए हो जाएगा एरिया इक्वल टू 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 2 इंटू 5 और इसकी डेप्थ है 0.6 प्लस 2 इंटू 0.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और जब इस 15 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और ये वैल्यू आ जाएगी 7.07। लास्ट का इसका है ये वैल्यू हो जाएगी हमारी एज इक्वल टू 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 2 इंटू 5 और इसकी डेप्थ दे रखी 0.8 प्लस 2 इंटू 0.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर की जगह होगा 12 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इसका सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 9.90। अब देखिए बीच में है, इस पोर्शन में कटिंग और इस पोर्शन में बैंकिंग, ठीक है। ये जो हमारा चैनेज 30 है, चैनेज 30 पर हमारी 40 सेंटीमीटर की कटिंग है और चैनेज 60 पे 70 सेंटीमीटर की फिलिंग है। तो इसका मतलब हो गया कि हम इस तरीके से लेके चले कि ये हमारा रोड लेवल और यहाँ पर ये चैनेज जो हमारा 30 मीटर का था 30 मीटर का यहाँ पर कटाव है 40 सेंटीमीटर और 60 चैनेज पर भराव है 70 सेंटीमीटर का। कितना 70 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये मिला देंगे तो हम यहां से मानेंगे कि एक्स डिस्टेंस पर जो हमारा सेक्शन है उसमें कटिंग और फिलिंग दोनों की डेप्थ 0 है। तो इसकी वैल्यू एक्स की निकालनी है। यहां से यहां तक की दूरी 30 मीटर है तो ये डिस्टेंस बचेगी 30 माइनस एक्स। तो इसको लिखें x बटे 0.40, x बटे भी लिख सकते हो और 0.4 बटे x भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से 30 माइनस एक्स बटे 0.70 इसको गुणा करेंगे 0.7x इज इक्वल टू 12 माइनस
1.4x, तो इस तरीके से ले आएंगे तो 7 4 11, 1.1 x इक्वल टू 12, ठीक है। तो जब इसमें भाग देंगे तो x की वैल्यू लगभग 11 मीटर अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो x की वैल्यू 11 मीटर यानी 30 मीटर यहां तक था, और 30 में 11 और जोड़ दिए तो टोटल हो गया 41 मीटर। तो 41 मीटर के पश्चात यहाँ पर डेप्थ ऑफ कटिंग 0, हाइट ऑफ बैंकिंग 0। तो हमने यहाँ पर ये लिखा कि चेन एज कितना हो गया 41, डेप्थ ऑफ कटिंग, हाइट ऑफ बैंकिंग सब 0। अब यहाँ पे देखो स्लोप 12 है और यहाँ पे 10 है, तो हमने इसके बीच का मान लिया 11। आप चाहें तो इसको दशमलव में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई देखिए यहाँ पे 12 था, एक का डिफरेंस था 30 मीटर पे, 30 मीटर पे डिफरेंस है साइड स्लोप का 1, ठीक है। तो 1 मीटर पे 1/30, 11 मीटर पे, तो इस तरीके से निकाल सकते हो। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो बेहतर है कि हमने इसका एवरेज ले लिया कि इस खंड पे 11 आर की वैल्यू थी, यहाँ पर 10 12 है, तो दोनों का एवरेज 11, ठीक है। तो अब देखो जो आपको बताया था कि हमारी अगर डेप्थ 0 हो जाए तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे। तो देखिए अभी हम कटिंग से फिलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसमें जो कटिंग का एरिया है पहले वो कैलकुलेट करेंगे, फिर बाद में हम बैंकिंग का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ कटिंग, एरिया ऑफ कटिंग फार्मूला क्या बताया था, इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 आर माइनस एस। ये फार्मूला बताया था। पूरा फार्मूला क्या था, पूरा फार्मूला हमारा था एरिया इज इक्वल टू 1/2 बी माइनस आर डी का स्क्वायर और आर माइनस एस, ये फार्मूला था। तो अब इसमें जो डेप्थ 0 हो गई, जब ये वैल्यू 0 हो गई तो क्या बचा, 1/2 बी स्क्वायर बटे आर माइनस एस। तो हमने सीधे वही लिख दिया 1/2 बी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एस। तो देखिए ये हमारी कटिंग में है, कटिंग के लिए बी की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर बटे 2, आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी इस खंड के लिए 11, यानी 11 माइनस 1.5, क्योंकि कटिंग में है, कटिंग में एस की वैल्यू जो हमने पी लिख रखा है, तो हम चाहो तो यहाँ पे पी लिख दें, तो ये हमारी 1.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी प्राप्त हो जाएगी 2.48, ठीक है। अब इसके बाद में इस खंड के बाद में बैंकिंग शुरू हो रही, तो लिखेंगे एरिया ऑफ बैंकिंग, एरिया ऑफ बैंकिंग इज इक्वल टू सेम फार्मूला बी स्क्वायर अपॉन 2 आर माइनस एस। अब अंतर क्या करना है, इसमें हमारी जो बी की वैल्यू है वो बैंकिंग की लेनी है। बैंकिंग की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर बटे 2, 11 माइनस, और एस की वैल्यू बैंकिंग के लिए 2 है। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमको प्राप्त हो गई 1. ये थोड़ा सा इसमें ये कैलकुलेशन गलत लिख दी है, इसकी कैलकुलेशन आ रही है 1.30 और ये कैलकुलेशन आएगी 1.40, ठीक है। 25 में घटाना 18 से भाग देंगे तो इस तरीके से वैल्यू प्राप्त होगी। तो अब इतना हिस्सा हम साफ ही देते हैं। अब इसके बाद में अगला जो कॉलम होगा ये तो हमारा एरिया का हो गया। अब लिखेंगे मीन एरिया। मीन एरिया में पहले वाले कॉलम में तो डैश, ठीक है। अब इन दोनों का योग करके बटे 2, ठीक है। तो इसका योग करके बटे 2 करेंगे, ये वैल्यू आ जाती है 4.10। देखिए जोड़ लीजिए, जो हो जाएगा हमारा 8.2, उसका डिवाइड करेंगे तो 4.10। इसी तरीके से
अब हम इन दोनों का एवरेज लेंगे, तो इन दोनों का एवरेज लेंगे, ये एवरेज आ जाएगा 2.48। 2.48। तो देखो ये कटिंग में थी, ये कटिंग में और ये कटिंग में, अब ये बैंकिंग में है, तो अब इसका एवरेज नहीं लेंगे। एवरेज किसका लेंगे? इसका और इसका। तो इसके कॉलम में डैश, इन दोनों का एवरेज लेंगे, तो ये एवरेज हमारा प्राप्त हो जाएगा 5.115। 5.115। इसी तरीके से अब इसका एवरेज लेंगे, तो ये हो जाएगा 7.950, और लास्ट का एवरेज इन दोनों का 8.485। तो इस तरीके से ये कॉलम हमारा मीन एरिया का हो गया। अब मीन एरिया के बाद में लेंथ, इसके बाद में लेंथ, लेंथ या डिस्टेंस कुछ भी लिखे, ये हो गया, ये हो गया एल। तो देखिए ये जीरो चेन है, ये 30 मीटर, यानी ये जीरो चेन है 30, तो इनके बीच की डिस्टेंस 30 मीटर। अब देखो ये 30 मीटर पे है और ये 41 मीटर पे, कितना? 41 मीटर पे, तो इसका मतलब 30 और 41 का डिफरेंस 11 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां से देखिए, ये हमारा जो बैंकिंग की क्वांटिटी निकली है 41 मीटर पे, और ये 60 मीटर पे, तो 41-60 का डिफरेंस 19, और ये 60 पे, ये 90 पे, इसकी 30 और इसकी भी क्वांटिटी 30। अब लास्ट का कॉलम बना देंगे क्वांटिटी का, लास्ट का कॉलम क्वांटिटी। तो अब क्वांटिटी में दो कॉलम बना देंगे, कटिंग और ये बैंकिंग। तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करके, कटिंग में है तो कटिंग वाले कॉलम में लिख देंगे 4.1 इंटू 30, तो ये वैल्यू हमको प्राप्त हो गई 123.00। ये 2.48 में 11 से गुणा करेंगे तो 27.28, यहाँ पे डैश। अब देखिए ये बैंकिंग शुरू हो गई यहाँ पे, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 97.19। तो ये बैंकिंग वाले कॉलम में लिखेंगे 97.190। इसी तरीके से इसका फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 238.50। 238.50। लास्ट में ये क्वांटिटी कहलाएगी 254.55। 254.55, और ये कटिंग वाले कॉलम में यहाँ पर डैश कर देंगे और यहाँ पर बैंकिंग वाले कॉलम में डैश कर देंगे। अब दोनों का अलग अलग टोटल कर देंगे। इसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा, वो कह रहा है क्वांटिटी ऑफ कटिंग, और इसका टोटल कहलाएगा क्वांटिटी ऑफ बैंकिंग। तो इस तरीके से ये हो गई 150.28, और इसकी क्वांटिटी हो गई 590.24। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी हिल रोड, हमने एक क्वेश्चन का कुछ पार्ट लिया है, पूरा क्वेश्चन नहीं है, अगर इसके ऊपर भी होता तो सेम पैटर्न पे करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो हमारी हिल रोड है ये पार्शली इन बैंकिंग और पार्शली इन कटिंग नहीं है। ये हमारा जो सेक्शन शुरू हुआ था फुल्ली इन कटिंग से फुल्ली इन बैंकिंग, तब हमने इसमें बीच का सेक्शन निकाला था जहां पे डेप्थ की वैल्यू 0 है। तो उस जगह पे जहां पर कटिंग का एक बार निकाला, फिर बैंकिंग का, तो कटिंग का एवरेज कटिंग के एरिया से किया, बैंकिंग के एरिया का एवरेज बैंकिंग एरिया से किया। तो इस तरीके, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी, चाहे कैनाल का हो चाहे रोड का हो, उसके लिए हम अर्थवर्क की क्वांटिटी इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी और आप आगे इस तरीके के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।